हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं एम अली आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई ने सीटेट दिसंबर सन 2022 के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम लोग आज उर्दू पेडागोजी की पहली क्लास लेके आप सभी के सामने हाजिर हो गए हैं। हैदरी स्टडी पॉइंट पर हम लोग सीटेट के लिए उर्दू पेडागोजी के कंप्लीट सिलेबस को डिस्कस करेंगे। इसी ज़िम्न में आज हम लोग सीटेट के सिलेबस के मुताबिक उर्दू पेडागोजी का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, यानी कि ज़बान की आमोजिश और हुसूल याबी, भाषा अधिगम और अर्जन, इसे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके तहत हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ, फिर हम लोग आएंगे अपने आज के क्लास पर। ठीक है, ज़बान क्या है सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो ज़बान की किस्में हैं, इशारों की ज़बान, आवाज़ों की ज़बान और अलामतों की ज़बान, इसको हम लोग जानेंगे। उसके बाद लैंग्वेज एंड डायलेक्ट, यानी कि बोली और ज़बान में फ़र्क क्या है ये जानेंगे। मदर टंग यानी कि मादरी ज़बान किसे कहते हैं, मातृभाषा क्या होती है ये समझेंगे। उसके बाद स्टैंडर्ड लैंग्वेज यानी कि मेयारी ज़बान क्या होती है ये जानेंगे। उसके बाद इस चैप्टर के तहत हम लोग ज़बान का इक्तिसाब यानी कि लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, भाषा अर्जन किसे कहते हैं ये समझेंगे। उसके बाद भाषा अधिगम क्या होता है, ज़बान की जो लर्निंग होती है, ज़बान की आमोजिश, उसे समझेंगे। फिर हम लोग दोनों में डिफरेंट क्या होता है यानी कि डिफरेंट बिटवीन लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन समझेंगे। फिर हम लोग जो फेमस साइकोलॉजिस्ट हैं उनका जो व्यूज़ है अबाउट लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन उसे जानेंगे, जैसे पावलोव और स्किनर का नज़रिया समझेंगे। फिर चॉम्स्की का जो नज़रिया है, जो जिन्होंने अपना भाषाई विकास का सिद्धांत दिया, लैड का जो कंसेप्ट दिया वो समझेंगे। फिर हम लोग पियाजे और वाइगोस्की के नज़रियात को डिस्कस करेंगे। पियाजे ने किस किस चीज़ों को ज़्यादा अहमियत दी, ठीक है, वाइगोस्की क्या चीज़ें ज़्यादा अहम मानते हैं लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन में, ये सब हम लोग जानेंगे। उसके बाद बंडूरा का जो नज़रिया है, बंडूरा सोशल थ्योरी, उसे भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग फ़न तालीम और मुतल्लिका नज़रियात यानी कि जो पेडागोजी और उससे रिलेटेड व्यूज़ है, जैसे स्ट्रक्चरल व्यूज़, फंक्शनल व्यू, इंटरेक्टिव व्यू, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर जो स्टेजेस हैं फर्स्ट लैंग्वेज लर्निंग के उसे जानेंगे, जैसे कि अरे आपका कूइंग क्या होता है, बैबलिंग क्या होता है, ठीक है, होलो फेरेसिक स्टेज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद द टू वर्ड स्टेज क्या होता है डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग के जो स्टेप्स हैं उसे हम लोग जानेंगे, ठीक है। उसके बाद जो तदरीस के मकासिद हैं, हमें बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहिए ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद पूरे चैप्टर से रिलेटेड अहम अहम पॉइंट्स जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद आखिर में हम लोग इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी MCQs पिछले साल पूछे जा चुके हैं उन सब को, ठीक है, उर्दू, हिंदी और अंग्रेज़ी तीनों ज़बानों में एक्सप्लेन करते हुए डिस्कस करेंगे। तो मैंने थोड़ा सा ओवरव्यू आपको पहले चैप्टर का दे दिया। ऐसे ही हम लोग कंप्लीट 12 चैप्टर को हैदरी स्टडी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को हमारे इस उर्दू पेडागोजी की अगर आपको हम PDF चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 72 75 54 98 90 पे। आपको कंप्लीट उर्दू पेडागोजी चैप्टर वाइज प्लस सीटेट का प्रीवियस ईयर उर्दू क्वेश्चन पेपर आपको दस्तयाब कराया जाएगा और बदले में आपको बहुत मामूली सी रकम हदिये के तौर पर कबूल की जाएगी। तो आप हमें ज़रूर व्हाट्सअप कीजिए 72 75 54 98 90 पे और हमारे इस नोट्स का सैंपल हासिल कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले
जो पहला चैप्टर है लैंग्वेज लर्निंग एंड एक्विजिशन, इसे समझने के लिए ज़रूरी यह है कि हम समझ लें लैंग्वेज किसे कहते हैं, ज़बान आखिर होती क्या है। तो ज़बान क्या है, इंसान के ख़यालात, जज्बात, एहसासात और ज़रूरियात की तरसील का वसीला है। यानी ह्यूमन बीइंग के, एक इंसान के जो आइडियाज़ होते हैं, जो उसके फीलिंग्स होती हैं, उनको दूसरों तक डिलीवर करने का जो मीडियम है, यानी कि भावनाओं को और अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का जो माध्यम है वही भाषा यानी कि ज़बान है। ठीक है, ज़बान समाजी तामुलात यानी कि सोशल इंटरेक्शन का नतीजा है। सामाजिक अंतःक्रिया के परिणाम स्वरूप भाषा विकास होता है। मान लीजिए कि आप किसी बच्चे को एक बंद कमरे में आप कैद कर दीजिए और उससे कोई बातचीत न करे तो बड़ा होने पे वो बच्चा बातचीत नहीं कर पाएगा। तो उसको बच्चे में भाषाई विकास कराने के लिए क्या ज़रूरी है, सोशल इंटरेक्शन ज़रूरी है। बच्चा समाज में रहे, लोगों से बातचीत करे, लोगों की आवाज़ को सुने, लोगों के विचारों को अपने अंदर आने दे, खुद के विचार लोगों के सामने रखे। तो इस तरह से बच्चा सोशल इंटरेक्शन के ज़रिए, समाजी तामुलात के ज़रिए ज़बान सीखता है। समाजी तामुलात की ही वजह से बच्चा नकल करके यानी कि अनुकरण करके, इमिटेशन के ज़रिए ज़बान सीखता है। जब आप बच्चे को समाज के रूबरू कराएंगे तो वो देखेगा, अरे मेरे अब्बू ऐसे बात कर रहे हैं, मेरी अम्मी ऐसे बात कर रही है, ठीक है, मेरे आसपास के जो अफराद हैं उनके बात करने का तरीका ये है। तो बच्चा जो मादरी ज़बान है, पहली ज़बान, वो इमिटेशन के ज़रिए ही सीखता है। माहिरीन लिसानियात ज़बान को लुग़त और कवायद का इम्तिजाज मानते हैं। यानी जो एक्सपर्ट हैं लिंग्विस्टिक्स के, उनका मानना ये है कि जो लैंग्वेज है वो लुग़त और ग्रामर का मिक्सर है। उसके बाद कहा जा रहा है कि ज़बान और समाज के माबैन एक रिश्ता है जिसके ज़रिए न तो ज़बान की तरक्की मुमकिन है और न ही समाज की तरक्की। यानी कि ज़बान और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगर समाज नहीं होगा तो ज़बान तरक्की नहीं करेगी, और अगर समाज में ज़बान नहीं रहेगी तो समाज भी तरक्की नहीं करेगा। यानी दोनों, समाज और ज़बान दोनों एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं। अगला पॉइंट है, अहम है कि ज़बान का मुतालिया, स्टडी ऑफ लैंग्वेज क्या होता है, लिंग्विस्टिक्स होता है, जिसको उर्दू में इल्म लिसानियात कहते हैं। जैसे भूकंप का अध्ययन सिस्मोलॉजी होता है ना, वैसे ही ज़बान का अध्ययन आपका लिंग्विस्टिक्स कहलाता है। चलिए, ज़बान के अगर हम हिस्सों की बात करें तो आम तौर से 3 हिस्सों में ज़बान को तकसीम किया जाता है, इशारों की ज़बान, आवाज़ों की ज़बान और अलामतों की ज़बान। अब इशारों की ज़बान यानी कि सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज किसे कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए आप कुछ बोलते नहीं हैं, बस अपने हाथों के इशारे से, ठीक है, चेहरे के तासुरात से, ठीक है, अपनी बात दूसरों तक पहुंचा दे रहे हैं, तो इसको हम लोग इशारों की लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं, या फिर जैसे आमतौर से जब मेहमान घर पे आते हैं और बच्चा जब है मेहमान के सामने का जो खाना है वो खाने की कोशिश करता है, या फिर बच्चा बहुत ज़्यादा बातें करता है फालतू की, तो माँ बाप उसे कैसे मना करते हैं, उसको मेहमानों के सामने डांटते तो हैं नहीं, उसको इशारों की ज़बान से आंखें दिखाएंगे, इशारा करेंगे, हाथ के इशारे से कहेंगे कि शरारत ना करो। तो ये जब हम अपने हाथ, पैर, सर, आँख या चेहरे के तअस्सुरात का इस्तेमाल करके अपने फीलिंग्स को और अपने आइडियाज़ को दूसरों तक पहुंचा देते हैं, तो ये साइन लैंग्वेज यानी कि सांकेतिक भाषा होती है, इशारों की ज़बान होती है। ठीक है, अब एक बहुत ही अहम कंसेप्ट यहाँ पे समझना ज़रूरी है, बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल
मल्टीलिंगुअलिज्म ये क्या होता है? तो ज़ू लिसानी और कसीर लिसानी माहौल में, ज़ू लिसानी माहौल समझते हैं क्या होता है? ऐसा माहौल जहाँ पे दो ज़बानें बोली जाए। मान लीजिए एक कमरा है, उसमें कुछ बच्चे हैं, कुछ बच्चे हिंदी बोल रहे हैं, कुछ अंग्रेज़ी बोल रहे हैं। तो यहाँ पे ये जो माहौल है कमरे का वो ज़ू लिसानी है, ठीक है। इसके अलावा अगर किसी ऐसे कमरे में कुछ बच्चे हैं जिसमें उर्दू बोलने वाले, हिंदी बोलने वाले, अंग्रेज़ी बोलने वाले, मराठी बोलने वाले बच्चे हैं, तो ये माहौल क्या हो गया? आपका मल्टीलिंगुअलिज्म हो गया। तो कहा जा रहा है कि ज़ू लिसानी और कसीर लिसानी माहौल में इशारों की ज़बान अहम रोल अदा करती है। मान लीजिए कोई बच्चा उर्दू बोलने वाला है, उसका सामना हो गया मराठी बोलने वाले से, और उर्दू बोलने वाला बच्चा सही से मराठी नहीं बोल पा रहा है, तो वो इशारे से अपने कुछ आइडियाज़ और अपनी फीलिंग को उस तक दिखा सकता है, पहुंचा सकता है। जैसे उसे कुछ कलम मांगना है, तो हो सकता है कि कलम कैसे मांगा जाता है उसे मराठी में न पता हो, लेकिन वो इशारे से, हाथ के इशारे से वो उससे मांग सकता है। तो ज़ू लिसानी और कसीर लिसानी माहौल में इशारात की ज़बान अहम रोल अदा करती है। पूछा जाएगा कि जो साइन लैंग्वेज है वो किस किस्म के एटमॉस्फियर में इम्पोर्टेंट है? तो बाइलिंगुअल और मल्टीलिंगुअल एटमॉस्फियर में साइन लैंग्वेज अहम रोल अदा करती है। अगला पॉइंट है कि इशारात की ज़बान का कमज़ोर पहलू ये है कि इसके ज़रिए मुजर्रद तसव्वुरात यानी कि एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट पेश नहीं किए जा सकते, ठीक है। कुछ मुजर्रद तसव्वुरात हैं जो कि वास्तविक रूप से, मूर्त रूप से बच्चे के सामने नहीं हैं, तो बच्चा उसको इशारा करके नहीं बता सकता। जैसे बच्चे को बताना है कि उसने कहीं भूत देख लिया, अब भूत मूर्त रूप से, ठीक है, मुजर्रद मूर्त रूप से उसके सामने नहीं है, मकरून तरीके से उसके सामने नहीं है, ठोस तरीके से उसके सामने नहीं है, तो बच्चा इशारे से भूत को, भूत देखने के बाद जो उसकी फीलिंग थी उसको इशारों से नहीं दूसरों तक पहुंचा पाएगा, ठीक है। तो ये इसकी कमज़ोरी है इशारों की ज़बान की कि ये एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को, मुजर्रद तसव्वुरात को पेश नहीं कर पाता। अब बात करते हैं आवाज़ों की ज़बान की। स्पोकन लैंग्वेज आप जानते ही हैं, ज़बान का सीखना एक इक्तिसाबी अमल है, यानी कि एक्विजिशन प्रोसेस है। ये आपको ध्यान में रखना है। ज़बान सीखना कैसा अमल है ये पूछा गया है, ऑप्शन में था इक्तिसाबी अमल, जो कि सही जवाब था। तो ज़बान का सीखना कैसा है? अमल है, इक्तिसाबी अमल है। बच्चे का अपने गिरदो पेश में जिन लोगों से साबका पड़ता है वो कोई ना कोई ज़बान बोलते हैं, तो उन्हीं की नकल करके बच्चा क्या करता है? ज़बान को सीखता है। यानी कि स्पोकन लैंग्वेज ही सुनकर बच्चा ज़बान को सीखता है। अगला जो है वो सिंबॉलिक लैंग्वेज है, यानी अलामतों की ज़बान, सांकेतिक भाषा। तो जब किसी आवाज़ को किसी मखसूस अलामत से ज़ाहिर किया जाता है तो वो तहरीर की जब शक्ल ले लेती है तो उसे ही हम लोग सिंबॉलिक लैंग्वेज कहते हैं। चलिए, बोली और ज़बान में क्या फ़र्क है? भाषा और बोली में डिफरेंट, यानी कि लैंग्वेज एंड डायलेक्ट में फ़र्क क्या है ये पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले बोली क्या होती है ये समझ लेते हैं, फिर ज़बान को समझ लेंगे, दोनों में फ़र्क ज़ाहिर हो जाएगा। बोली जो है वो ज़बान के मुकाबले एक छोटे इलाके या मखसूस गिरोह के दरमियान बोली जाती है। जो बोली होती है वो एक लिमिटेड एरिया में बोली जाती है, इसकी कोई तहरीरी शक्ल नहीं होती है, ठीक है। ये मुनज़्ज़म तरीके से लिखी नहीं जाती है, इसका कोई भी सिस्टमेटिक रूल नहीं होता है और इसमें अक्सर चेंजेस आते रहते हैं। यानी बोली एक लिमिटेड एरिया में बोली जाती है, इसका कोई फिक्स रूल नहीं होता, इसमें चेंजेस आते रहते हैं। जबकि दूसरी जानिब अगर ज़बान की बात करें तो ये एक वसी तर नज़रिया है, इसके मुअय्यना उसूल व ज़वाबित होते हैं। लैंग्वेज के एक फ़िक्स रूल्स और रेगुलेशन होते हैं और ये आम तौर से मुस्तकिल फितरत होती है, यानी कि ज़बान में चेंजेस नहीं आते हैं। तो यही फ़र्क है, ज़बान जो है
वो ब्रॉड एरिया में बोली जाती है, जबकि बोली लिमिटेड होती है। ज़बान जो है वो उसका एक फिक्स रूल होता है, और जो बोली है उसका कोई भी मुनज़्ज़म तरीका और फिक्स रूल नहीं होता। ठीक है, ज़बान जो है वो नहीं बदलती है जल्दी, जबकि बोली अक्सर उसमें तब्दीलियाँ आती रहती हैं। अब मादरी ज़बान किसे कहते हैं, बहुत ही अहम टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। मादरी ज़बान से मुराद बच्चे के घर, कुनबा और आस पड़ोस में बोली जाने वाली ज़बान से है। यानी जब बच्चा पैदा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, सुनने समझने की सलाहियत आती है, अपने माँ बाप, अपने घर, अपने कुनबे और अपने आसपास वालों से सुनकर जो बच्चा ज़बान फितरी तौर पर हासिल करता है वही ज़बान मादरी ज़बान है। ठीक है, यानी कि वो कोशिश करके हासिल नहीं करता, बल्कि ऑटोमेटिकली फितरी तौर पर जो बच्चा नकल करके सीख लेता है उसको हम लोग मादरी ज़बान कहते हैं। ठीक है, स्कूली तालीम से कबल ही बच्चा मादरी ज़बान की बारीकियों, पेचीदगियों, तश्कील को अपने अंदर जज्ब कर लेता है और मुकम्मल लिसानी सलाहियत रखता है। जब बच्चा 5 साल का होता है तब स्कूल में जाता है ना, तो स्कूल जाने से पहले ही बच्चा जो मदर टंग है उसकी सारी बारीकियों को समझ लेता है। यानी कि कोई अगर औरत है तो उससे कैसे मुखातिब होना है, कोई मर्द है तो उससे कैसे मुखातिब होना है, कोई बड़ा है तो उसको इज़्ज़त देनी है, कोई छोटा है तो उसको शफ़क़त देनी है। इस तरह से बच्चा क्या होता है, बिल्कुल वो बारीकी को ज़बान की समझ चुका होता है। ठीक है, स्कूल जाने से पहले ही। कई बार तो बच्चे स्कूल आने से कबल ही 1 से ज़्यादा ज़बानें बोलना और समझना सीख लेते हैं। अभी बच्चा 5 साल का या 6 साल का हुआ है, स्कूल में एडमिशन नहीं हुआ है, लेकिन वो फिल्में देख के, आसपास के लोगों से सुन के वो हिंदी भी बोल ले रहा है, उर्दू भी बोल ले रहा है, 1-2 वर्ड इंग्लिश के भी जानता है। तो ऐसा भी होता है। ठीक है, अब देखिए आपसे पूछा कैसे जाएगा कि मादरी ज़बान से मुताल्लिक़ कौन सा नज़रिया चारों में सही है। 4 ऑप्शन होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन होगा कि स्कूली तालीम से पहले ही बच्चा मादरी ज़बान सीख जाता है। दूसरा ऑप्शन होगा कई बार तो बच्चे स्कूल आने से पहले 1 से ज़्यादा ज़बानें सीखते हैं। तीसरा ऑप्शन देगा बच्चे कोरी कागज़ होते हैं। फिर चौथा ऑप्शन देगा निम्नलिखित में से सभी सही हैं। तो बताइए कौन सा वाला सही है। तो सही तो इसमें आपका 2 है कि बच्चे स्कूल आने से पहले मादरी ज़बान सीख लेते हैं और 1 से ज़्यादा ज़बानें सीख जाते हैं स्कूल आने से पहले ही। लेकिन अगर ये कहा जाए कि बच्चे कोरे कागज़ होते हैं स्कूल आने से पहले, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह से आपसे पूछा जाएगा मिंदरजा झेल बयानात में से कौन सा बयान दुरुस्त है या दुरुस्त नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। माहिरीन नफ्सियात ज़रिए तालीम खुसूसी तौर पर इब्तदाई सतह पर यानी कि एलिमेंट्री लेवल में मादरी ज़बान में होने की हिमायत करते हैं। NCF की बात करें या फिर आप बात करिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी की, तो हर जगह ये कहा जा रहा है कि प्राइमरी लेवल पे बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही पढ़ाइए। मादरी ज़बान में पढ़ाने की सिफारिश हर जगह की जा रही है। क्यों की जा रही है? क्योंकि मादरी ज़बान से बच्चा आसानी से सीख सकता है, फितरी तौर पर आसानी से सीख सकता है, सीखने में स्वाभाविकता आती है। चलिए, मादरी ज़बान ही वह वसीला है जिससे बच्चा अपने आप को बाहरी दुनिया से मरबूत कर पाता है और सीखने में फितरीपन आता है। ठीक है, मादरी ज़बान में जब बच्चे को आप पढ़ाएंगे तो वो चीज़ों से अपने आप को कनेक्ट कर पाएगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई चीज़ है, जैसे कि डंडा, मान लीजिए कोई डंडा है, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं कि ये डंडा है, तो उसके इलाके में डंडा कहा जा रहा है और आप कह रहे हैं कि ये लाठी है या स्टिक है। अगर स्टिक और लाठी के नाम से उसको पढ़ा रहे हैं और उसकी मादरी ज़बान में उसको डंडा कहा जा रहा है, तो बताइए क्या चीज़ से आप उस स्टिक को बच्चे के सामने प्रस्तुत करेंगे, किस नाम से, तो वो आसानी से समझ जाएगा।
चूँकि उसकी मादरी ज़बान में उसको डंडा कहा जा रहा है, तो आप उस स्टिक को क्या कहेंगे, ये डंडा है। यानी कि मादरी ज़बान से ही बच्चा अपने आप को बाहरी दुनिया से कनेक्ट कर पाता है और सीखने में फितरीपन आता है, स्वाभाविकता आता है। 1 अप्रैल सन 2009 से नाफिज बच्चों का मुफ्त और लाजमी तालीम का जो हक है, यानी कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो है, राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है, उसमें भी इस बात की सिफारिश की गई है कि जहाँ तक मुमकिन हो बच्चों की इब्तदाई तालीम उसकी मादरी ज़बान में होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद हमारे संविधान में एक आर्टिकल है 350A, इसमें भी ये बात कही जा रही है कि मादरी ज़बान में बच्चों को तालीम देने का हक है। यानी कि आर्टिकल 350A क्या कहता है कि मादरी ज़बान में तालीम देना बच्चों का हक है। उसके बाद NCF कह रहा है कि अपने इल्म की तश्कील जो बच्चे खुद से करते हैं, बच्चे क्या करते हैं, खुद से नॉलेज को क्रिएट करते हैं, ठीक है, तभी हकीकत बन सकता है जब हम बच्चे को मादरी ज़बान में इजहार और तफक्कुर करने की आज़ादी दें। ये नज़रिया है ना पियाजे का कि बच्चे नॉलेज को खुद क्रिएट करते हैं, तो ये जो नज़रिया है तभी हकीकत बन सकता है जब हम बच्चों को मादरी ज़बान में इजहार और तफक्कुर करने की आज़ादी दें। मादरी ज़बान में ही वो सही से सोच पाएगा और ख़ुद से अपने नॉलेज को क्रिएट कर पाएगा, अपने ज्ञान का सृजन स्वयं तभी कर पाएगा जब हम बच्चे को उसकी मातृभाषा में सोचने और डिलीवरी करने का, यानी कि विचारों के आदान प्रदान करने का मौका देंगे। अब मेयारी ज़बान किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या होता है? तो मेयारी ज़बान उस ज़बान को कहते हैं जो किसी ज़बान की मुख्तलिफ बोलियों में से एक होती है और अदबी इक़्तिदार के पस मंज़र में काबिल कबूल मानी जाती है। इस ज़बान की दूसरी शक्ल को उसकी बोलियाँ कहा जाता है। तो हमने आज क्या डिस्कस किया? हमने बोली और ज़बान में फ़र्क क्या है, मादरी ज़बान किसे कहते हैं, मादरी ज़बान से मुतल्लिक़ कुछ अहम पॉइंट्स और मेयारी ज़बान को डिस्कस कर लिया। इसके अलावा ज़बान क्या है ये भी आपको बताया गया। तो आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। मिलते हमारी अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम लोग लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन के में जो फ़र्क है उसे समझेंगे और फिर कुछ नज़रियात को समझने के बाद कुछ इम्पोर्टेंट MCQs डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।